Hello, good evening, everyone. My name is Manila Sharma, your host for the webinar. And आज हम बात करेंगे कि हम क्लाइंट्स या पेशेंट्स की केस हिस्ट्री किस तरीके से लेते हैं। तो यूजुअली हम क्लाइंट्स बोलते हैं जब कोई काउंसलिंग के लिए आता है, बट वेन एवर समवन कम्स टू अ हॉस्पिटल वहां पर एक कॉमन वर्ड, कॉमन टर्म पेशेंट ही यूज होता है उनके लिए। आई होप ये प्रेजेंटेशन सबको दिख रही हो। यस मैम, विजिबल है। थैंक यू मैम। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे, दिस स्लाइड विल बेसिकली टेल यू अबाउट दैट। वन सेकेंड, सॉरी। यस, हम पढ़ेंगे व्हाट इज केस हिस्ट्री, उसको समझने की कोशिश करेंगे केस हिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे जिसमें जब आप काम करने के लिए जाएंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ काउंसलर तो आपके वहां पे प्रैक्टिकलिटी में काम आएंगे ये पॉइंट्स। सबसे पहले हम केस हिस्ट्री बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग ऑल डेटा अबाउट अ पेशेंट्स मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन। इसमें बेसिकली पूरी की पूरी हिस्ट्री जो हम लेने की कोशिश करते हैं वो एक तरीके का रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन होता है। वो सारा का सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, उसके साइकोलॉजिकल और उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी, और करंट उसके साथ क्या हो रहा है सारा। मोटा मोटा केस हिस्ट्री इज लाइक दिस। इट मे कवर हेल्थ, फैमिली, सोशल हिस्ट्री, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल डेटा और टेस्ट रिजल्ट्स, इंटरव्यूज। ये पहले उसको कोई अगर इलनेस रही हो तो उसके बारे में भी सब कुछ, सारे के सारे टेस्ट रिजल्ट हम वन ए टू जेड हम सब कुछ पता करते हैं उसका। पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केस हिस्ट्री। अब केस हिस्ट्री लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक हमें उसकी पूरी लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पता नहीं चलेंगे हमें उस केस को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि पीपल हु आर कमिंग टू अस आर एक्चुअली मेंटल हेल्थ पेशेंट्स। तो उनको समझने के लिए हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहता बट साइकोलॉजिकल भी रहता है। तो हमें उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए उनकी लाइफ को समझना पड़ता है, और इसी वजह से हम केस हिस्ट्री लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी और केस हिस्ट्री is to uncover themes, pattern of behavior, and influential factors through an inductive investigative approach leading to greater explanatory power and understanding of real world phenomena. अब केस हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल, स्पाउस एंड फैमिली डिटेल्स। उसमें नेम आएगा, एज, वेट, लोकेशन वो कहाँ रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन वो काम क्या करते हैं, कहाँ तक वो पढ़े हुए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके पास जो आएगा उस वो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल का हो, उनकी एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। स्पाउस, उनके मैरिड, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या इवन अगर वो डिवोर्स्ड हैं तो उनकी मैरिज की वो हिस्ट्री लेते हैं हम। अगर स्पाउस है तो उसकी एज, उसकी एजुकेशन, उसका ऑक्यूपेशन। इसी तरीके से फैमिली में कौन कौन है, मदर, फादर, किड्स, उनकी एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये तीनों चीजें हम लेते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि मैरिड है, तो हम उसकी ओरिजिनल फैमिली की केस सारी केस हिस्ट्री लेंगे। उसके अपने मम्मी पापा जो सास ससुर है वो नहीं, पहले उसके अपने मम्मी पापा की केस हिस्ट्री लेंगे सारी, और जरूरत पड़ने पर उसके सास ससुर और उसके जेठ जेठानी जो भी घर में होंगे हम उनकी भी लेंगे। और फिर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फैमिली में और किसी को दिमागी तौर से कोई परेशानी तो नहीं है। इफ एनी वन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेंटल, किसी भी तरीके से, मतलब दिमागी तौर से कोई भी मेंटल परेशानी हो, पहले कोई रही हो या करंटली उनको हो रहा हो, तो इस बारे में भी हम पता करते हैं। मोस्टली इस केस में क्या होता है कि अगर घर में कोई मान लो दिमागी तौर से परेशान है, मेंटल पेशेंट इज एट होम, सो इट विल हैव अ स्ट्रेसफुल इफेक्ट ऑन द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। तो फैमिली वो बताएंगे
कि हाँ जी इसके पापा परेशान रहते हैं, क्योंकि लेट्स से अगर कोई अपने बेटे को लेके आया है ना, तो वो बताएंगे कि इसके पापा परेशान रहते हैं। तो ये चीज भी हम नोट करेंगे कि हाँ फादर इज इन स्ट्रेस, वो कितने परेशान हैं, क्या उनको नींद ढंग से आ रही है या नहीं आ रही है, इस तरीके के भी पॉइंट्स हम नोट करेंगे। कि बाकी फैमिली मेंबर्स की मेंटल हेल्थ कैसी है, हम ये भी नोट करते हैं। अब स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा है ये भी नोट करना बहुत जरूरी है। किस तरीके का रिलेशनशिप है दोनों का, दोनों के बीच में किसी तरीके की डिसएग्रीमेंट्स है, कोई किसी तरीके की कोई फाइट चल रही है, तो वो भी हम नोट करते हैं। और अगर कोई फाइट है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, तो वो किस वजह से है, क्या मेन मुद्दा है दोनों के बीच में, किस वजह से मोस्टली लड़ाई रहती है, ये भी हम नोट करते हैं। इसके अलावा उन दोनों के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके उसको भी हम नोट करते हैं, उसके बारे में भी हम इंक्वायरी करते हैं। और जिस तरीके से वो आगे से बताते हैं कि वो ऐसे ही बोलेंगे कि नहीं मैम ठीक है, या फिर कुछ पता चलेगा कि नहीं नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, दिस वी नीड टू इंक्वायर। फिर अब हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की इंक्वायरी करते हैं। ये फिजिकल सिम्टम्स इंक्वायर करना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज एवरी फिजिकल सिम्टम will tell you something or the other about the person psychological health also। ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडेक का पूछते हैं कि हेडेक हो रहा है नहीं हो रहा है, हार्ट बीट कैसी रहती है, दिल धड़कता है, तेज तेज धड़कता है। तो अगर पेशेंट बोलेगा कि हाँ जी बड़ा तेज तेज धड़कता है, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ काउंसलर हमें समझ में आ जाएगा कि इसको कभी कभी एंजाइटी होने के चांसेस हैं। तो वो और हिस्ट्री जब हमें पता चलती है और जिन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, उससे फिर हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि एंजाइटी है या नहीं है। बट एवरी सिम्टम विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ इट। इसके अलावा वेट लॉस तो नहीं हुआ, गेन तो नहीं हुआ अभी रिसेंटली, या बीच में कभी हुआ हो कि एक टाइम आया हो जी 4 साल पहले अचानक से वेट गेन हो गया था, या अचानक से वेट लॉस हो गया था, ये भी सब पूछते हैं। भूलने की बीमारी हो, भूल जाते हो सुबह क्या करना है, कमरे से निकले किचन तक जाते जाते कुछ भूल गए, इस तरीके से पेशेंट्स आपको बताएंगे कि जी हाँ भूलने की बीमारी है या नहीं है। कोल्ड, कॉमन कोल्ड जैसे जुकाम वगैरह, नजला वगैरह, ये तो नहीं रह रहा है। चेस्ट में कहीं पेन हो, या फिर आपको फिट्स कभी पड़े हो, या आपकी फैमिली में किसी को फिट्स कभी पड़े हो, ये भी हम पूछते हैं। मैम इसके आई हैव अ अलावा क्वेश्चन, जैसे कि यस मैम। भूलने की बीमारी होती है तो ये कॉमन है, या फिर मतलब कि ऐसा हमेशा ही हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि मतलब कि एक रेंज होती है उससे ज्यादा उससे कम, या फिर मतलब कि क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग भूल जाते हैं, तो फिर एक क्या जी मैम। क्राइटेरिया होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? तो मैम क्या है ना कि छोटा मोटा भूलना तो कोई बोलता भी नहीं है कि हाँ मैम भूल जाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट खुद ही अपने आप बता देते हैं कि मैम छोटा मोटा तो भूल जाती हूँ मैं, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तो शायद वो मैम पेशेंट के आंसर जी, देने से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये सिवियर है, क्या ये नॉर्मल भूलना है, जिस तरीके से वो आंसर देते हैं। और यस। एक एज का भी शायद थोड़ा सा फैक्टर पड़ता होगा। यस मैम। अगर आपके सामने एक ओल्ड एज पेशेंट है तो डेफिनेटली वो भूलने का उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट नॉट इन एवरी ओल्ड एज पेशेंट ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि हर ओल्ड एज वाला बंदा आपको बोलेगा कि जी हाँ मैं भूल जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं होता है, फॉरगेटफुलनेस से वो नहीं सफर कर रहे होते हैं, बट कुछ होते हैं जो भूल रहे होते हैं, तो वो बता भी देते हैं कि हाँ जी मैडम मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, या मैं भूल ही जाती हूँ बिल्कुल कि सुबह क्या कर रही थी, आज मुझे 10 काम थे उनमें से मैं एक भूल गई। तो भूलना जो है वो अगर लॉन्गर पीरियड तक रहता है तो पेशेंट भी खुद समझता है और वो उसी तरीके से बताता है। हम जब भी सिम्टम्स को इंक्वायर करेंगे मैम, तो कभी भी ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि पेशेंट ना एकदम सीधा सीधा आंसर दे देगा। जी। ये हमें एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा पता चलता है कि किस तरीके से हम पूछेंगे तो हमें एक आंसर मिल जाएगा, यस मैम, क्योंकि क्योंकि पेशेंट को नहीं पता। जी। क्योंकि मैं अभी काफी टाइम से देख रही हूँ कि जिनके बच्चे हो चुके हैं या न्यूली मदर हैं जो, वो थोड़ा थोड़ा भूलना स्टार्ट हो गई हैं। तो मतलब कि उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर जो यंग पर्सन है या फिर 20 to 30 के बीच में भी जो मतलब कि लेडीज है वो भी भूल रही हैं काफी कुछ, स्पेशली वो लोग जो कि न्यूली मदर बनी हुई हैं।
क्योंकि एक शायद प्रेशर भी मतलब कि एक फैक्टर हो सकता है वहां पे। मैम स्ट्रेस इज वन ऑफ द हम्म। बिगेस्ट फैक्टर जो हमें फॉरगेटफुल बना देता है। और यही अगर ये भूलने का जो फॉरगेटफुलनेस है, अगर इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड, then it is combined with other symptoms also definitely, and then there is a mental condition which needs help. थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस में हर कोई भूल जाता है, पर वही बात है कि अगर वो स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो फिर दूसरे सिम्टम्स भी शो होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। इसी तरीके से हम ये भी पूछते हैं कि कभी किसी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाके भी पूछते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई दुर्घटना हुई हो घर में या बाहर सड़क पे, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो तब कोई मेडिकल कोई कंडीशन बन गई हो, ये हम इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये पूछते हैं कभी सर पे कभी चोट लगी हो। तो जी। मोस्टली आपको लगेगा कि हाँ सामने वाले को याद नहीं रहता। या फिर हम उसकी फैमिली से पूछते हैं, अगर पेशेंट छोटा है या उसको बचपन का नहीं पता तो हम उनके मदर या फादर से पूछते हैं कि कभी इनको बचपन में कोई चोट लगी हो, अगर उन्हें याद हो तो हम हेड इंजरी के बारे में भी पूछते हैं। फीवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फीवर कभी प्रोलॉन्ग रहा हो किसी को, और उस फीवर के दौरान कभी कोई बेहोशी की हालत में पहुंच गया हो या बहुत सिवियर फीवर हो गया हो, तो ये भी एक सिम्टम माना जाता है। और आंखों की नजर, भाई आई साइट कैसी है, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि कैसी आई साइट है। तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, मुझे ठीक दिखता है, या फिर मेरी आंखें कमजोर है। कमजोर है तो कब हुई। ये सारे सिम्टम्स जब भी हम इंक्वायर कर रहे हैं और आगे से हमें आता है कि हाँ जी हेडेक हो रहा है, या हाँ जी फिट्स पड़े थे, तो सिर्फ हाँ या ना ही मिलना जरूरी नहीं है, ये भी मिलना बहुत जरूरी है कि कब पड़े थे, कब हेडेक हुआ। ये भी इंक्वायर करना जरूरी है, उसकी ड्यूरेशन, वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था। और अगर कुछ गैप भी रहे हों सिम्टम्स में तो हम ये भी नोट डाउन करते हैं। ओके। अब हम लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ चीजें पूछते हैं, जैसे कोई ड्रग अब्यूज हो, कोई ड्रग्स कभी किए हो, कभी कोई नशा किया हो, चाहे वो अभी करता हो चाहे ना करता हो, क्या उन्होंने पहले कभी किए हैं, वो भी हम नोट करते हैं। और अगर किए हैं तो कौन सा किया है। नींद कैसी आ रही है, भूख कैसी लग रही है, मूड कैसा रहता है, और पर्सनल हाइजीन के लिए आप कितने अवेयर हो, ये चारों चीजें भी हम इंक्वायर करते हैं। यूजुअली आपके पास मेंटल कंडीशन के जब भी लोग आते हैं तो उनको नींद में इशू होता ही होता है, ये बहुत कॉमन है। ऐसा बहुत एक आधा ही कोई मिलेगा जो कहेगा जी नींद तो आ रही है, नींद में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो उसमें हम ये पूछेंगे कि हाँ दवाई खा के नींद आ जाती है, क्योंकि अगर उन्हें नींद की प्रॉब्लम होगी तो वो नींद की मेडिसिन ले रहे होंगे। तो कब से ये प्रॉब्लम है, क्या आप कोई दवाई ले रहे हैं। अगर दवाई ले रहे हो तो दवाई लेके नींद आ जाती है, क्योंकि पेशेंट आके ये भी बताते हैं कि दवाई भी ले ली मैम नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो क्या आपको दवाई लेके नींद आ रही है, तो ये इंक्वायरी करते हैं। इसी तरीके से भूख लग रही है। जी मैम। किसी किसी की नींद जैसे होती है कि बीच बीच में ब्रेक होके आ रही होती है, जैसे हर एक घंटे में ब्रेक होती है, तो शायद वो भी एक फैक्टर हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नींद प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, उसमें ये भी आएगा कि हाँ मैम टूट टूट के आ रही है, तो पेशेंट आके से ऐसे बताते हैं। अगर उन्हें सही से आ रही होगी तो आपको उनके जवाब से समझ में आ जाएगा कि नहीं मैम नींद तो सही है। बट कोई भी मेंटल कंडीशन का आता है मैम, 99% ऑफ द केसेस में नींद, स्लीप इज समथिंग विच इज अफेक्टेड। सबसे पहले जब भी हमें कोई स्ट्रेस छोटा सा भी आता है, तो अगर कोई मेंटल कंडीशन बन जाती है तो वहां पे नींद में साइकिल में प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट उस नींद के भी पैटर्न को हम थोड़ा सा इंक्वायर करते हैं कि किस तरीके से आ रही है, दवाई के साथ आ रही है या नहीं आ रही है, कब सो पा रहे हो रात को, दिन में कैसे, तो हम थोड़ा इंक्वायर करते हैं। इसी तरीके से भूख को इंक्वायर किया जाता है कि पूरा पेट भर के खा रहे हो नहीं खा रहे हो, खाने का मन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पेशेंट आगे से खुद अपनी भूख से रिलेटेड चीजें बता देता है कि नहीं मैम मेरा तो मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। या फिर भूख लगती है पर खाने का मन नहीं है, या फिर मुझे तो भूख ही नहीं लगती, या वो बोलेंगे मुझे तो खाना देख के चिढ़ मचती है। तो वो जिस तरीके से अपनी भूख को डिस्क्राइब करेंगे आपको समझ में आएगा कि उनकी करंट कंडीशन क्या है। इसी तरीके से हम उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में भी पूछते हैं, और उनका मूड कैसा रहता है, क्या वो खुश खुश रहते हैं, क्या वो उदास उदास रहते हैं। वो कहेंगे नहीं मैं तो सारा दिन इरिटेशन में रहती हूँ, या फिर भाई मुझे तो बिल्कुल उदासी रहती है, मैं
बिल्कुल। आई एम लाइक टोटली सैड। या फिर वो बोलेंगे नहीं, मूड तो मेरा ठीक रहता है, बस नींद की ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अलग अलग टाइप के और अलग अलग कंडीशन के लोग आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिम्टम्स हर एक के ही यस हों। अब केस हिस्ट्री में और क्या क्या इंक्लूडेड होता है, हम ये जरूर पूछते हैं कि क्या आप जो भी काम कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जो स्टूडेंट है, लेट्स से, तो क्या आपका पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या आपका स्कूल जाने का मन करता है? क्या आपका बुक्स खोल के पढ़ने का मन करता है? आप जो भी काम कर रहे हो, लेट्स से कोई जॉब वाला कोई इंसान आपके सामने 40 ईयर का कोई बैठा है, तो हम उससे पूछेंगे क्या आप जॉब पे जाने का मन करता है आपका? और जॉब पे जब आप जाते हो, क्या आपसे आपका सारा काम सही तरीके से हो पाता है? अगर उसकी लैपटॉप जॉब है या उसका पेपर वर्क है, कुछ भी है, क्या आप वो सही से कर पा रहे हो? तो वहां पर वो कहेगा कि नहीं मैडम जी, मैं तो भूल जाती हूँ या मैं भूल जाता हूँ, मुझे तो दिक्कत हो रही है, काम भी नहीं हो रहा, या काम करने का मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा काम में, मन कर रहा है कि जॉब छोड़ के बैठ जाऊं। तो उनके आंसर में उनकी कंडीशन है आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। जब सारी हिस्ट्री आप ले लेते हो, तो बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और फिर आप डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से काम के साथ साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हो घर में, क्या आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एक बिलोंगिंगनेस फील कर पा रहे हो? क्या आपको इस बात की अवेयरनेस है कि हाँ जी, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, या ये आपकी वाइफ है, ये आपके 3 4 बच्चे हैं? क्या आप इनके साथ बैठने का, बात करने का आपको मन करता है? क्या आपको लगता है कि हाँ भाई ये मेरे हैं, भी मैं इनसे प्यार करता हूँ? इस तरीके से भी पूछा जाता है। फिर फीमेल्स के अगर फीमेल पेशेंट है आपके सामने, तो उनकी पीरियड साइकिल्स और प्रेगनेंसी, इन दोनों के बारे में भी इंक्वायरी की जाती है। क्या उनके साइकिल सही आ रहे हैं? गड़बड़ हुई तो कब हुई थी? कितने टाइम के लिए हुई थी? क्या वो गड़बड़ अब ठीक है या अभी भी चल रही है? इसी तरीके से, इफ शी इज मैरिड, सो आर यू करंटली प्रेग्नेंट? इफ यस, देन हाउ मेनी मंथ्स? और इफ देर वाज अ प्रेगनेंसी बिफोर, डिड यू गेट, डिड इट, मतलब डिड मिसकैरेज हैपन, या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पहले, या क्या था? सब कुछ हमें, हम इन दोनों चीजों से भी रिलेटेड सारा पूछते हैं। कई बार शायद प्रॉब्लम भी आती है कि बहुत सारी मतलब कि लेडीज को पता ही नहीं होता उनके साइकिल के बारे में, यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट होता है। हाँ जी, बिल्कुल। पीसीओडी, पीसीओएस, अगर हम्म। ऐसी भी कोई कंडीशन है, तो इस क्वेश्चन में वो चीज बाहर आ जाती है फिर। अच्छा। अब प्रॉब्लम्स और इश्यूज ये क्या है कि ये तो सारी चीजें थी जो हम पूछ रहे हैं, है ना, अपने पेशेंट से, और पेशेंट आगे से हमें जवाब दे रहा है। अब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या दिक्कत है? या फिर पूछने का तरीका ये हो सकता है कि आपको क्या दिक्कत हुई जो आपको डॉक्टर के पास आना हम्म। पड़ा? तो फिर वो बताता है कि मैम, मेरे को डर डर सा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मार देगा, या आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, है ना, या मैम नींद ही नहीं आ रही है मुझे, तो मैं 5 दिन हो गए मैं सोया ही नहीं, मैं इसीलिए आया हूँ। तो उनको प्रॉम्प्ट करो और उनसे पता करने की कोशिश करो कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके सामने उस टाइम पे बैठे हैं। और जैसे जैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते जाए, और आप आगे से उसको प्रॉम्प्ट करते रहो। हम्म। कई बार मैम कोई थर्ड पर्सन भी लेके आता है क्लाइंट्स को, हाँ जी। तो उस केस में मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, रिलाई करना चाहिए उनकी बातों पे या नहीं करना चाहिए एज ए मैम काउंसलर? स्टार्टिंग में तो, हाँ जी, स्टार्टिंग में तो क्या है ना कि समझने वाली बात है। अब अगर हम्म। आपको पता चल गया है कि आपके सामने एक साइकोटिक पेशेंट जी मैम। है, तो आप उसकी बातों पे कंप्लीटली विश्वास नहीं कर सकते। वहां पर आपको अपनी उसके फैमिली मेंबर से बात करनी पड़ेगी। हम्म। अब डिपेंड करता है कि किस कंडीशन का पेशेंट आपके सामने बैठा है। इफ समवन इज डिल्यूजनल, जी। then you cannot rely on everything that he is saying. Then you have to inquire family members also. जो सिम्टम, कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि जो सिम्टम पेशेंट खुद बता रहा है, वो फैमिली मेंबर से भी कंफर्म करना पड़ता है कि क्या ऐसा हो रहा है, या जिनके भी साथ वो आए हैं उनसे कंफर्म करना पड़ता है। इसके बाद हम लाइफ इवेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।
कि उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सैडनेस हुई हो, या कोई भी ऐसा इशू आया हो लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल टाइम में हो, चाहे वो भाई बहनों का आपस में कोई झगड़ा हो जो बहुत बढ़ गया हो, चाहे वो मम्मी पापा का गलत बिहेवियर हो, किसी भी तरीके से हम लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी होता ना, पीपल आर नॉट वेरी ओपन अबाउट देयर लाइफ, और स्पेशली अगर कोई ज्यादा बड़ा इशू होता है तो फैमिली मेंबर्स ना बताने से कतराते हैं। जी। इनफैक्ट अगर पेशेंट खुद बता रहा होगा तो फैमिली वाले कहते हैं अरे कोई कोई बात नहीं, हम्म। ये तो कोई बात नहीं, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमें पता है कि इट ऑल्सो मैटर्स, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट को बहुत ज्यादा सोसाइटी में ना एक तरीके से एक निग्लेक्ट मिलता है। जी। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर एक टैग नहीं लगाना चाहते। तो कभी कभी आपको हम्म। ऐसे भी पेशेंट्स दिखेंगे जिनके बारे में ज्यादा बताना वो चाहेंगे नहीं, वो ये सोचते हैं कि बस ऊपर ऊपर से बता दिया, हमें दवाई दे दो हम तो ठीक होके घर हम्म। चले जाएं, या बस हमें दवाई दे दो हम घर जाएं। जी। तो इस तरीके से भी आते हैं। दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू द कोर ऑफ इट, टू टू एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी तो मैम, ये डॉक्टर के थोड़ा घर में। जो पार्ट है, जी, ये जो पार्ट है ये हमेशा थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो इसमें हम पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये तो सारी जिंदगी सही रहा, पर फिर आप थोड़ा सा इंक्वायर करो, हाँ जी इसने काम खोला था, हम्म। वो उसका काम में थोड़ा सा लॉस हो गया, बस तब थोड़ा सा दुखी दुखी सा रह रहा था। अब वो घर वालों के लिए तो वो थोड़ा थोड़ा सा दुखी होगा, बट इस पूरे इवेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है साइकोलॉजिकली। तो ये थोड़ा सा इंक्वायर करना पड़ता है। अब ये बेसिकली यहाँ पर सब कुछ हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि केस हिस्ट्री क्या होती है, उसका पर्पस क्या है, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। मोर और लेस यही सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं, हम्म। जिसमें हम फैमिली मेंबर्स कितने लोग हैं, उनके बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, से लेकर उनके फिजिकल सिम्टम्स से लेकर हम उनको प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो खुद बताएं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे मान लो किसी का डिवोर्स हो गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। तो ये इवेंट्स हम पता करने की कोशिश करते हैं, ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट होता है। आपको अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसमें जो हमें उस टाइम पे हमारे लिए हेल्पफुल है एज अ काउंसलर, जिसमें सबसे पहले है कंसल्ट फैमिली मेंबर्स। तो सिर्फ और सिर्फ जैसा आपने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया उसमें भी ये चीज आंसर हो गई कि सिर्फ और सिर्फ हमें पेशेंट या क्लाइंट पे ही रिलाई नहीं करना है, हमें फैमिली मेंबर से भी इंक्वायरी करनी है, हम्म। और हमें उन्हें प्रॉम्प्ट करना है। प्रॉम्प्ट के बिना थोड़ा सा पता नहीं चलता, प्रॉम्प्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। ये प्रॉम्प्ट करने का जो तरीका होता है ये थोड़ा हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है, बट वी हैव टू प्रॉम्प्ट, prompt them to reveal more, maintain physical distance, very important। आपके सामने क्लाइंट या पेशेंट बैठा हुआ होगा हम्म। और वो साइकोटिक हो सकता है, वो आपका कान काट लेगा, वो आपका हाथ मरोड़ देगा, आपके बाल खींच लेगा। तो हम्म। आपको एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, आपको एकदम उसके सामने बैठना है ताकि वो आपको क्लियरली सुन पाए और आप भी उसकी बात क्लियरली सुन पाए। मैम, एक अप्रोक्स जो डिस्टेंस होना चाहिए क्लिनिकल सेटिंग के अंदर, मतलब बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, तो वो कितना होना चाहिए? मैम वैसे तो हमारे जो एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 मीटर से 1.5 मीटर इतना होना चाहिए, हम्म। डिपेंडिंग, अगर सामने वाला पेशेंट वायलेंट है और ये सब है तो डिस्टेंस जी। ज्यादा भी हो सकता है। हम्म। ओके। ओके, अब केस हिस्ट्री इज नॉट अ काउंसलिंग सेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि हम हम्म। बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि लोग दुखी होते हैं, है ना, जो आए हुए होते हैं उनके हम्म। फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो भी दुखी होते हैं, तो वो अपनी थोड़ी सी, हाँ, वो अपनी बातें बताना शुरू कर जी। देते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि ठीक है हमें बात तो सुननी है, बट इट इज नॉट अ काउंसलिंग सेशन, ये काउंसलिंग नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आप उन्हें सहानुभूति दे सकते हो, बट काउंसलिंग नहीं करती। ये यूजुअली हो जाता है बिकॉज पीपल हैव अ लॉट टू शेयर कि मैडम जी इसने तो ऐसे कर दिया, उसने तो वैसे कर दिया, क्योंकि मेंटल हेल्थ पेशेंट से डील कर रही होती है फैमिली, वो हम्म। खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। अब हमारा जो बात करने का तरीका या जो अप्रोच होनी चाहिए वो बहुत काफी ब्लंट और एफर्मेटिव होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट बी रूड
एंड वी शुड बी एम्पथेटिक ऑल्सो। जी। अपना जो भी बात बोलनी है वो फर्मली बोलनी है, पर रूडली नहीं बोलनी, और एक टोन में आपके एम्पथेटिक आपको होना चाहिए। एम्पथेटिक नहीं होगे तो सामने वाले, फिर वो आप जितना मर्जी प्रॉम्प्ट कर लो, पीपल आर वेरी रिलक्टेंट इन शेयरिंग थिंग्स अबाउट themselves. And then ask the right questions to understand the symptoms better. Like I said before कि we have to understand कि कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे लोगों का अपना सिम्टम्स एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर ये ऐसा बोल रहा है तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछूं जो जो मुझे पता करना है वो मुझे पता चल जाए। हम्म। जैसे बच्चों के साथ आप अलग तरीके से मतलब की बात करोगे, और ओल्ड एज वाले पर्सन के साथ आपको डिफरेंट तरीके से बात करना पड़ेगा। हाँ, तरीका भी हम्म। डिफरेंट, एंड देन क्वेश्चंस आल्सो। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी क्वेश्चंस डिफरेंट। डू वी नीड टू आस्क सो दैट पीपल आर एबल टू आंसर प्रॉपर्ली। उन्हें तो जी। पता नहीं है कि हमें क्या पता करना है, इसीलिए हमें थोड़ा ट्वीक उस हिसाब से करना है। अब जी। अगर मान लो आप एक ऐसे हॉस्पिटल में हो जहां पर एडमिशन्स भी हैं, इंडोर पेशेंट्स हैं, तो वहां पर उनको डेली बेसिस पे आप इंटरेक्ट करो। उनके सिम्टम्स, उनका बिहेवियर, उनका पर्सनल हाइजीन और एपेटाइट, ये चार चीजें आप रोज देखो कि क्या उनकी इंप्रूव हो रही हैं, कैसा हो रहा है, आज कैसा था, किस सिचुएशन में वो आया था पेशेंट, और आज कैसा है, कल कैसा है। डेली बेसिस पे ये एक इंटरेक्शन जरूर करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ सिम्टम्स ही जरूरी नहीं है, उनके ड्यूरेशन भी बहुत जरूरी है, जी। और उनके अगर कोई गैप्स हैं तो वो भी बहुत जरूरी है नोट करना। कब से शुरू हुए थे, कितना टाइम हो गया शुरू हुए, ये सब नोट करना बहुत जरूरी है। जी। थैंक यू मैम, इफ हाँ समवन हैज जी एनी मैम। क्वेश्चंस। बिल्कुल मैम। बाकी किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं मैम से। ओके मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट वीक आपके साथ आई होप कि हम मेडिटेशन के ऊपर भी एक वेबिनार करेंगे। ओके मैम, ओके मैम। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। आप आपने टाइम थैंक यू, निकाला हमारे लिए स्पेशली। थैंक यू, थैंक यू। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर एवरीवन। Thank you so much. ओके मैम, थैंक्स।